एक शब्द है अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं बिहेवियरल कॉम्पिटेंस। एक बात तो मैंने क्या बताया, अगर अपने फील्ड में आप दक्ष हैं तो आपके व्यवहार में वो झलकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है। अगला सवाल, 25 मिनट ध्यान करने से 45,000 सेल्स का निर्माण होता है। अपने IBM गूगल का नाम सुना होगा। मेरी बेटी है जो इन लोगों की कंसल्टेंट है, तो पैसे की कमी नहीं है। वो गर्भवती है, मतलब मेरी पहली नतनी होने वाली है। यहां से आने के 4 दिनों के पहले जो समारोह होता है उसमें कहा गया कि कुछ 2 मिनट का वीडियो बना करके भेजा जाए। उस 2 मिनट के वीडियो में शुरुआत मैंने की थी कि तुम्हें आज किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अपनी बेटी को ना सुनना सिखाना, अपनी बेटी को ना सुनना सिखाना, और कभी भी आराम से उसको चीजें मिल जाएं, कोशिश करना कि ये ना हो। कोई कमी नहीं है तुम्हारे पास। आर्टिफिशियली क्रिएट करना उसके लिए पॉजिटिव कमी। आप लोगों ने शायद 12th में साइंस पढ़ा है, ऐसा मैंने आपके बारे में मालूम किया। एक साइंस में शब्द है पोटेंशियल एनर्जी, सबने सुना होगा। एनर्जी को हटा दीजिए, पोटेंशियल। परिभाषा ही पोटेंशियल की है डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट फोर्स। जब तक डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट फोर्स नहीं होता है, पोटेंशियल बढ़ता ही नहीं। उल्टा भी है, जहां वस्तु को आप धक्का दीजिए, सपोर्ट कीजिए, उसका पोटेंशियल घटता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, साइंस कह रहा है। तो ये बिल्कुल ही भूल जाइए। या किसी को अगर बोलता है तो उसको स्वीकार ही मत कीजिए कि हम लोग बहुत गरीब घर से हैं, ये समस्या है। डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट फोर्स इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी। और मैं ये वही कह रहा हूं जो कि मैंने अपने लिए किया है। ड्राइंग रूम में आकर के माइक लेके बड़ी बड़ी बात करना बड़ा आसान है, दोयम दर्जे का वो ये बात होती है। मैं अपनी नतनी के बारे में जो मैंने कहा है वो मैंने आपसे शेयर किया, क्योंकि मैंने जो सुना मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। ईश्वर ने आपको दिया है, बहुत वरदान दिया है। ये सब कुछ आपको आसानी से नहीं मिला, इसको ईश्वर का वरदान समझिएगा। और किसी को यह मत बोलने दीजिएगा कि आपको सपोर्ट की जरूरत है। आपके ऊपर ईश्वर बहुत मेहरबान है। बहुत मेहरबान है। अगर अंग्रेजी में बोले कि आई एम सो एक्साइटेड कि आई जस्ट डू नॉट वांट टू स्पीक व्हाट आई हैड कम प्रिपेयर्ड, मगर समय की सीमा है, इसलिए हम लोग वो भी बात करेंगे जिसके बारे में मैं आया हूं। लेकिन मेरी शुरुआत मुझे लगा कि मैं इससे करूं। डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट फोर्स इंक्रीजेस एंड यू आर इन दैट सिचुएशन। ठीक है। दूसरी बात, मोटिवेशन सुनकर के किसी का कोई भला नहीं हुआ है, मेरी बात मान लो। मोटिवेशन इज लाइक एनर्जी, ऊर्जा मिलती है ना। मोटिवेशन से कौन सी ऊर्जा मिलती है? अगर मुझसे पूछो तो मैं बताऊंगा, मैं कहूंगा मोटिवेशन से हीट एनर्जी मिलती है। पानी को जब गर्मी पड़ती है तो भाप बन जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। गर्मी का स्रोत गया, भाप वापस पानी पहुंच जाता है। ये तो यूट्यूब पर और सब पर भरा हुआ है मोटिवेशन। किसी को फायदा नहीं होता है मोटिवेशन से। सॉरी फॉर सेइंग थिंग्स विच आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, लेकिन मैं तो वही बोलूंगा, अगर ईमानदार हूं अपने प्रति, वही बोलूंगा जो मुझे ईमानदारी से लगता है। एक शब्द और है मोटिवेशन के अलावा, इंस्पिरेशन, प्रेरणा। सुना है नाम ना? मोटिवेशन एक बाह्य कारण है, बाहरी, वो बाहरी बाहर आता है। इंस्पिरेशन आपकी आत्मा को छूती है। तो अगर आप मोटिवेट होते हैं, जो जरूर होते हैं, उसको इंस्पिरेशन में बदलिए, प्रेरणा में। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? तो मोटिवेशन बहुत अच्छी बात है, हाथ दोनों जोड़ के स्वीकार करना है, लेकिन जान जाना है कि इससे मेरा फायदा नहीं होने वाला है। आधे घंटे में वो भाप फिर वापस पानी बन जाएगा। फायदा अगर होगा तो अगर अपने आप को इंस्पायर करेंगे तब शायद कुछ फायदा होगा। शायद कुछ फायदा किससे होगा? एक्टिविटी से फायदा होता है यार। एक्टिविटी से बढ़ के कोई मोटिवेशन है ही नहीं। अगर 1 घंटा आराम से बढ़िया से पढ़ लिया और 1 घंटे में पढ़ने के बाद समझ में आ गई तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। उससे बड़ा मोटिवेशन कहां ढूंढ रहे हो? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे।
Whenever you hear people like us, सर से सुनिए, बिल्कुल स्वागत है, लेकिन ये चेष्टा कीजिए कि जहां गर्मी हटी वो वापस पानी बन जाए ना हो। कैसे होगा? प्रेरणा में बदलिए उसको, और प्रेरणा भी बहुत देर तक नहीं रहती है। जहां वो काम में बदला, तब फिर वो प्रेरणा और मोटिवेशन अपने आप चला जाए। क्योंकि आजकल मैं बच्चों पर रिसर्च कर रहा हूं, क्योंकि मेरी बेटी मां बनने वाली है, काफी पढ़ा, शायद आप जानते होंगे लेकिन मुझे तो नहीं मालूम था। वो बोलते हैं बच्चा तो सीखता ही नहीं है माँ बाप से सुन करके, ये करो और ये ना करो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, नहीं सीखता है, कुछ नहीं सीखता है। तो कैसे सीखता है? बच्चा अपने माँ बाप को करते हुए देख करके सीखता है। अगर मैं जाऊंगा अपनी बेटी से मिलने के लिए तो पहली बार भाषण देना बंद, डू दिस, डू नॉट डू दिस, तुम करो, किताब लेके बैठो। तो जब देखेगी या देखेगा किताब लेके बैठी है तो वो भी किताब पढ़ेगा। बोलने से किताब पढ़ो नहीं पढ़ता। कुम्हार के बच्चे को किसने मिट्टी का खिलौना बनाना सिखाया? कुम्हार कभी ये नहीं बोलता है, खुद करता है। बच्चा सीखता है करने से। एक शब्द है अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं बिहेवियरल कॉम्पिटेंस, हिंदी में बोलेंगे तो व्यवहार की दक्षता। बिहेवियरल कॉम्पिटेंस का मतलब ये होता है, चलो मतलब नहीं बताता हूं, कभी कभार मौका शायद होटल में खाना खाने में जाने में शायद मिला होगा। अगर माता के साथ गए होगे तो शायद ये हुआ होगा, मुझे पता नहीं, कि जब खाना है तुम तो खाना खाते हो, वेटर को देखते हो, माँ बोलती है इसमें थोड़ा अदरक जल गया है। या घर का कोई भी खाना हो किसी और के घर में, तो माँ बोलती है आज उनके यहाँ खाना तो बड़ा अच्छा बनल रहे लेकिन थोड़ा लहसुन बेसी पड़ल रहे। वो इतनी कॉम्पिटेंट है, दक्ष है खाना बनाने में कि उसके व्यवहार में उसकी दक्षता झलकती है। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? या अगर संस्कृत का कोई विद्वान है, कहीं भाषण चल रहा है, बाकी लोग बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात बोले कही, ये विद्वान बोलेंगे उच्चारण ने उसने गलत कर दिया, वो गलती नहीं निकाल रहा है, इतना दक्ष है अपने काम में, उसके व्यवहार में झलकता है। उसको बोलते हैं बिहेवियरल कॉम्पिटेंस। हिंदुस्तान के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं सबसे अच्छे यहाँ के डॉक्टर होते हैं। क्यों भाई? बिहेवियरल कॉम्पिटेंस। इतने मरीजों को देखते हैं, इतने मरीजों को देखते हैं कि वो देखते 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 उनके वो बिहेवियर में चला आता है। इंजीनियर सब तो बेकार होता है, हम खुद आईटी से पढ़े हैं, 3 महीना मस्ती करेगा और एग्जाम के 2 हफ्ते पहले पढ़ के पास करता है। तो उनको डायोड ट्रायोड में अंतर नहीं पता होगा, वो हमसे अक्सर बता देंगे आपको कि डायोड ट्रायोड में अंतर पता नहीं है, एसी डीसी में अंतर पता नहीं है। एक छोटा सा चुटकुला लेकिन सही बात है। बीआईटी मेस्टा में सर एक 2 साल से फेल कर रहे थे, उनका नाम मुझे याद है, अभिनंदन सिन्हा। तो सर ने कहा इनको पास करा दो इस बार। तो एक्सटर्नल बुलाया गया, एक्सटर्नल को तो बड़ा मैनेज करना मुश्किल है, इंटरनल तो नंबर दे देंगे। एक्सटर्नल को बोला गया सर सिंपल सवाल पूछिएगा, इसको निकाल देना है। तो पूछे कि अच्छा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो बोले तार देख रहे हो? ये देख रहा हूं सर। काट देंगे तो क्या होगा? तो वो हम लोगों को बोला हमको तो लगा इलेक्ट्रॉनवा भड़बड़ा के गिर जाएगा लेकिन बोल देंगे तो फेल कर जाएंगे। तो सर ही बोले इलेक्ट्रॉनवा गिर न जाएगा जी। हम बोले गिर तो जाएगा, देखेंगे कैसे सर? इलेक्ट्रॉन्स आर इनविजिबल। वाह, ये तो मैंने एकदम गजब का आंसर दे दिया। बोला हाँ कॉपी तो पास कर देंगे। पंखा चल रहा है, इसमें एसी है कि डीसी है? तो बोला यहाँ तो सब एसी चलता है, एसी चल रहा है। डीसी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तब तो इंजीनियर साहब कैसे इंजीनियर थे, तो बोलते हैं चल तो जाएगा डीसी से, वो बात नहीं रहेगा सर तो इंजीनियर लोग ऐसे ही होते हैं। डॉक्टर्स ऑफ दिस कंट्री आर वेरी वेरी गुड, क्योंकि एक डॉक्टर है 100 ठोक मरीज आता है। तो देखते 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 उसका जो बिहेवियर है उसके कॉम्पिटेंस में बदलता है। ये बात शायद समझ में नहीं आएगी, दोबारा बोलूंगा। एक बात तो मैंने क्या बताया, अगर अपने फील्ड में आप दक्ष हैं तो आपके व्यवहार में वो झलकता है। उल्टा है, उल्टा बताने के लिए मैं आया हूं। अगर अपने व्यवहार को आप बदलेंगे तभी भी शायद दक्षता आ सकती है। ये इंपॉर्टेंट है। तो अपने व्यवहार को आप बदलिए, या कुछ करेक्शंस की जरूरत है, उससे भी दक्षता आती है। ये बताने के लिए मैंने बिहेवियरल कॉम्पिटेंस दिया। तो व्यवहार किए तब दक्षता बदली,
व्यवहार मतलब करना ना, ये व्यवहार मतलब बोलना, बोलो बोलो, करना। वो करने से दक्षता आती है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं सबसे पहली बात, वो आपको इंस्पायर करता है। एक दिन अगर कोई कॉन्सेप्ट जो काफी दिन से तबाह किए हुए समझ में आ गया, तो जो रोंगटा खड़ा होता है, उससे बड़ा इंस्पिरेशन कुछ हो ही नहीं सकता है यार। तो मोटिवेशन doesn't help very much unless and until you convert it to inspiration, प्रेरणा। और प्रेरणा कहां से मिलती है? काम करने से, बस। और किसी से प्रेरणा मिलती नहीं। काम करना शुरू करना है। और क्या काम करना है? आप बहुत सारा काम करते हैं, ध्यान करता है, एकदम मन से ध्यान करना है। उसके बारे में तो मैं 1 घंटा ऐसे ही बात कर सकता हूँ, ध्यान करने की, जो करने का जो बायोलॉजिकल इंपैक्ट है। अभी आध्यात्मिक की बात ही नहीं करो, मैं आध्यात्मिक आदमी नहीं हूं, तो वही ना बोलूंगा जो मेरा फील्ड है। साइंस तो जानता हूं। 2018 में एक रिसर्च हुआ था, उसमें ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने एक साथ किया था, और उन लोगों ने निकाला था सर 25 मिनट ध्यान करने से 45,000 सेल्स का निर्माण होता है। करीब 10 साल पहले किसी डॉक्टर से मिली, आजकल भी शायद डॉक्टर लोग भी पढ़ना होना बंद कर दिए, जितना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पढ़ाता है उतना ही पढ़ते हैं वो लोग। लेकिन अभी पूछिएगा, लोग शायद बोलेंगे ब्रेन सेल्स वंस डिस्ट्रॉयड कैन नॉट बी रीजनरेटेड। बोलते हैं कि अगर ब्रेन में अटैक हो गया तो जो न्यूरॉन मर गया वो मर गया। गलत है। वो न्यूरॉन फिर से पैदा होता है। उसको पैदा करने का सबसे मजबूत उपाय है ध्यान। आध्यात्म तो अभी मुझे नहीं आता है, सब लोग बताएंगे, लेकिन मुझे विज्ञान आता है। जो करना है तो पहली बात तो आपको ध्यान तो करना ही है। और मैं एक और बताऊंगी, जो समस्या आपको बहुत दिनों से, खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स की नहीं आ रही है, कई बार अगर ध्यान अच्छा हो गया ना, वो निकल जाता है, आ जाता है। उससे बड़ा इंस्पिरेशन क्या होने वाला है? तो ध्यान करते ही हैं। क्योंकि फिर आप लोगों के बारे में पूछा तो मालूम पड़ा कि अधिकांश लोग इसमें यूपीएससी, बीपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हाँ कि ना? तो तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने अपना पूरा चेंज कर दिया कि रिस्पॉन्स की, क्योंकि आधे घंटे बात करनी है, तो वो बताया जो कुछ से फायदा हो। भाषण तो देना बड़ा आसान है। तो पहली बात तो थी मोटिवेशन डजंट हेल्प, इंस्पिरेशन हेल्प्स। एंड वेयर डज द इंस्पिरेशन कम फ्रॉम? इट डज नॉट कम फ्रॉम लिसनिंग टू अरुण रॉय। मैं बता रहा हूं, इट कम्स फ्रॉम, जब भी अगर आप 6 बजे शायद आप जाएंगे और जो कुछ हम लोग बात करने वाले हैं, अगर उस पर जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी अगर इस्तेमाल किया और अगर मजा आ गया, तो भैया उससे बड़ा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन फिर अभी मैं अधिक आध्यात्म या, अच्छा पहले बात बता दूं कि सर आपको नहीं पता होगा, मैंने 11 साल संस्कृत बीएचयू में पढ़ी है, जबकि मैं आईआईटी विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मालूम पड़ा संस्कृत मुझे आती नहीं है। तो जो मैं ये अपने बारे में अपनी तारीफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बताया, मुझे आपकी तारीफ की जरूरत नहीं है। क्यों बताया? इसके बाद से जो बोलने वाला हूं वो मैं गॉसिपिंग नहीं कर रहा हूं। हर शब्द के पीछे मैंने रिसर्च किया है और तब मैं वो बोल रहा हूं, इसके लिए मैंने बताया। हम लोग वेदांत की बात करते हैं, बहुत करते हैं, करना चाहिए भी। हम लोग आस्था की बात करते हैं, करना चाहिए भी। और आस्था और विश्वास का मतलब हुआ है कि अगर ये है तो सच है, हाँ कि ना? अगर है तो सच है। गुरुजी ने, जब गुरुजी बोल रहा हूं तो अपने गुरुजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने जो भी आपको पढ़ाता है, किताब में जो लिखा है तो सच ही होगा, है कि नहीं? शंकराचार्य का नाम तो नहीं होगा। जिस वेदांत को हम लोग समझे ही नहीं, उसका भ्रष्ट रूप, ये आस्था रखो, विश्वास रखो। शंकराचार्य को आस्था में विश्वास ही नहीं था। शंकराचार्य को आस्था में विश्वास था ही नहीं। जब मंडन मिश्र से उनका शास्त्रार्थ हो रहा था, तो शास्त्रार्थ के पहले 1 साल दोनों ने कहा यह शास्त्रार्थ तभी सार्थक होगा जब हम लोग डिस्कशन का कुछ पैरामीटर बांध लें। नहीं तो एक ने कही, दूजे ने मानी, कबीरदास कहे दोनों ज्ञानी अज्ञानी है। वो कुछ वो बोल रहा है, सुन रहा है। उस 1.5 साल में शंकराचार्य ने जो किताब लिखी थी, जिसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, वो किताब थी युक्ति शास्त्र। युक्ति की बात करते हैं, रैशनैलिटी की बात करते हैं वो।
और बोलते हैं जो चीज रैशनैलिटी के चार पांवों पर नहीं सही उतरे उसको स्वीकार ही नहीं करना। इसलिए पहले मैंने संस्कृत वाली बात की, मैं आकर कैसी बात नहीं कर रहा हूं, पढ़ा है मैंने। और तब उन्होंने चार स्तंभ बताए थे। चारों स्तंभ का पहला स्तंभ था तर्क, और आप लोग को बताया जाएगा तर्क नहीं करना है। बेसिक सब चीज तर्क से साबित नहीं होता है, वो कुतर्क है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, शंकराचार्य कह रहे हैं। पहली बात वो बोलते हैं तर्क है, मगर तर्क में कुतर्क तो होता ही है। मेरा हाथ टेबल पर है, टेबल जमीन पर है, तो मेरा हाथ जमीन पर है, ये तर्क नहीं है। तो कैसे मालूम पड़ेगा तर्क नहीं है? तब दूसरा जो स्तंभ था उन्होंने युक्ति बताया, युक्ति। तीसरा था, पहला उन्होंने कहा था तर्क, जो तर्क से सम्मत नहीं है वो स्वीकार्य नहीं है। लेकिन सिर्फ तर्क नहीं, दूसरा बताया युक्ति। युक्ति के भी 4 अध्याय हैं। ये क्या है, कहां से आया और शास्त्र सम्मत है कि नहीं। तो वो आदमी तब का था, मैथमेटिशियन था। शास्त्र तो बहुत सारे शास्त्र हैं भाई, थोड़ा नहीं, 3 शास्त्र, वेद, बृहस्पति सूत्र और गीता। शास्त्र तो बोल के निकल जाते, 1 लाख शास्त्र है। इन तीनों से अगर वो सम्मत है तब, और चौथा अनुभव। तो ये 4 सूत्र दिए थे, और ये चारों से एक भी गड़बड़ाया वो बात सत्य नहीं है। वो शंकराचार्य तर्क की बात करते हैं। थोड़ा सा मैंने उसमें परिवर्तन किया, क्योंकि पिछले 18 सालों से गांव में पढ़ा रहा हूं बच्चों को, और जितना सीखा है उनको पढ़ा के उतना तो कभी सीखा ही नहीं। कोई बाद में उसका एग्जाम्पल मिलेगा तो देगा। तो मैंने अपने 3 सूत्र निकाले हैं। मेरे घर क्या होंगे, यहां वहां से लेकर के। और पहला सूत्र है सीखने का, पहला सूत्र है सीखने का। ये क्या है? तो अगर मेरा बच्चा लोग, मेरा दोस्त लोग मेरी बात मानता है तो अभी से बाहर निकलेगा और पहला सवाल क्या पूछेगा, ये क्या है? हम लोग 95% ना केमिस्ट्री समझते हैं ना हिस्ट्री समझते हैं, क्योंकि हमने पूछा नहीं कि ये क्या है। और ये क्या है के जवाब में सोचना मना है। और मैं गांजा पी के नहीं आया हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, सोचना कब, जब उत्तर चाहिए किसका, क्या। अशोक वॉज अ ग्रेट रूलर, अशोक सम्राट बहुत महान राजा थे। अकबर वॉज अ ग्रेट रूलर। अरे नालायक, पहले पूछो ग्रेट क्या है, डिफाइन ग्रेटनेस। नहीं पूछे हम लोग, आज से पूछोगे। मेरी माँ ने अच्छा खाना बनाया, पहला क्वेश्चन अच्छा, डिफाइन अच्छा। और आप लोग क्योंकि होशियार इसलिए थी कि उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो इसको इसी पर मैं पूरे 2 घंटे बात कर सकता हूँ। सरदार जी अच्छा खाना खा करके आए, इसको मतलब इनको बोले मैंने अच्छा खाना खाया, मद्रासी है, सोच लिया होगा मसाला डोसा बना होगा घर में। सरदार तो चिकन खा के आया था। गलती सरदार की नहीं थी, गलती इनकी थी। मतलब सुनने हमेशा छात्रों की गलती होती है, और मैं टीचर से नहीं बोल रहा हूं, मैं साबित कर दूंगा। हमेशा छात्रों की गलती होती, छात्र पूछता ही नहीं है ये कुछ बात समझ में आ रही है। क्योंकि सब लोगों ने 12th पढ़ा है, ऐसा मैंने रिसर्च किया तो मालूम पड़ा। 12th में पढ़ा बल क्या है, पुश और पुल पढ़ा है ना, धक्का दिया वही बल है ना। तो उसको फिजिक्स जिंदगी भर नहीं ना आएगा, क्योंकि सोचना मना है। सोचना मना है तो क्या करना है, तो जवाब देना पड़ेगा हमको। जवाब दे रहा हूं। विज्ञान और कला 2 अलग अलग चीजें हैं। विज्ञान और कला दोनों में मैं बता दूंगा कि क्या है का क्या उत्तर कहां ढूंढना है। विज्ञान की जब बात आती है तो क्या है का सिर्फ और सिर्फ वही उत्तर है जो वैज्ञानिक या गणितज्ञ ने दिया है, इसके अलावा मना है, पाप है। अगर विज्ञान की बात है, अब तो क्या गूगल पे आ गया, हमको प्रॉब्लम हुआ था। गूगल है, गूगल में एक साइट मत देखना, बहुत गड़बड़ होता है। कम से कम 6-7 देख लेना, और सब में कॉन्ट्राडिक्शन तो गुरु जी है ही, लेकिन स्वीकार नहीं कर लेना है। थोड़ा सा लंबी बात हो गई, वापस आते हैं। ये क्या है का उत्तर कहां मिलेगा साइंस में? ये क्या है का उत्तर कहां मिलेगा साइंस में? जो साइंटिस्ट ने बोला है या जो गणितज्ञ ने बोला है वो कहां मिलेगा? तो बेचारा मर गया, मरने के पहले एक काम करके गया है, डेफिनेशन देके गया है। सबसे जो पवित्र चीज साइंस में होती है वो डेफिनेशन होती है, और डेफिनेशन का डेफिनेशन यही है
क्या उस शब्द का इस्तेमाल गणितज्ञ ने जिस रूप में किया है उसको छोड़ना नहीं है, वहां सोचना मना है। कुछ दिमाग चकरा गया होगा, मगर मैं उसी के लिए आया हूं। अच्छी बातें तो बहुत सुनते होंगे, सुनेंगे भी। गधे से गधे की बात सुन लीजिए, सोचना मना है। और क्या करना है, जो साइंटिस्ट ने बोला है। तो भैया न्यूटन ने कभी नहीं बोला कि बल धक्का है, बोला ही नहीं न्यूटन ने। पुश और पुल, ये किताब वाले भगवान उनकी आत्मा को शांति दे लेके चले जाते हैं। अगर धक्का देना बल है तो ट्रेन के अंदर में धक्का दीजिए ना, 1000 आदमी बैठिए ट्रेन में, इंजन की जरूरत नहीं है, ट्रेन चल देगी। नहीं चलती है। इस ट्रेन के अंदर से आपने जो पुश किया कि नहीं पुश किया, धक्का लगाया कि नहीं, वो बल था? नहीं था बल। अगर बल है, क्या है जानना है तो क्या करना है? बल क्या है जानना है तो क्या करना है? पहली बात तो सोचना, दूसरा क्या करना है? ठीक बोले। साइंटिस्ट ने जो बोला है वहां जाना है। साइंटिस्ट ने तो अब तो आराम से मिल जाएगा। बल वह बाह्य कारण है। पहली बात आया बाह्य, जो किसी वस्तु पर आगे लगता है तो उसकी अवस्था को दूर करता है, दूर करने की चेष्टा करता है। पहला शब्द क्या था? बाह्य। तो ट्रेन के अंदर जो आप लोग पुश कर रहे थे, वो ट्रेन के ऊपर बाहर से लग रहा था क्या? जोर से बोलो यार। इसलिए वो बल था। कुछ भी हो बल तो, ये तो क्या जरूरत है इंजन की? कुछ समझ में आ रहा है। और हम जानबूझ के वो 8-9 का एग्जाम्पल लिए। ट्रेन के दीवार पर जो लगा वो बल था कि नहीं? जल्दी बोलो। परफेक्ट। ट्रेन पर बल नहीं लगा, ट्रेन का वो दीवार या जो बोलो उस पर बल लगा, क्योंकि बल एक कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? अकबर एक महान शासक था। पहला महान क्या है? एकदम उसका एकदम डेफिनेशन होना चाहिए। वो सब काम किया तो महान था, और नहीं किया तो महान नहीं था। किताब में बोले सर बोले, कोई बोले सर ने कहा महान है, उसको जरा उसमें संदेह। पहला है डेफिनेशन, ये क्या है? अगर हमसे तो बहुत अच्छा पढ़ाते, कहीं बुलाइए इनको, आप तब बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है डेफिनेशन का। मैं तो एक लिमिट ले जाता हूं, सोचना भैया इतना खाली याद करके मत जाना, पूरी लाइन सोचना मना है, जबकि बात परिभाषा की होती है। ये हुआ साइंस। एक 8वां क्लास में पढ़े होंगे, इनर्शिया क्या है? पढ़ा होगा ना 8वां में, या हिंदी में स्थायित्व पढ़ा है? स्थायित्व क्या है? कोई अगर बोला तो हम सर तोड़ देंगे, क्योंकि सोचना। तो अगर स्थायित्व का वो परिभाषा जो साइंटिस्ट ने दिया वो याद है तो बोलो, और तो पहले स्वीकार करो मुझे नहीं पता। अरे स्वीकार तो पहले करो, तब आगे जानने की चेष्टा करोगे, या तो मालूम है। अच्छा, ये जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उस एग्जांपल के पीछे की जो आत्मा है वो पकड़िएगा। मैं थोड़ी आपको स्थायित्व और बल पढ़ाने आया हूं। तो स्थायित्व क्या है? बड़ी हाथी को फूकिएगा तो हाथी नहीं चलेगा। क्या है भाई? जो फूक था वो चेष्टा किया था हाथी को चलाने का, मगर यही पढ़ा है। अंग्रेजी बोलते हैं टेंड्स टू। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी by virtue of which body tends to stay in the same position। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? बहुत दिन पहले पढ़े होंगे। सबसे पहले क्या करना था? tends to क्या? कभी किया? नहीं किया। अभी से अभी 1 घंटे के बाद से करना। हर चीज ये tends to क्या है? कभी नहीं पूछा। 12th भी शायद सब लोगों ने पढ़ा, ऐसा बताया गया। साइंस पढ़ा था ना? तो 12th में साइंस में कैलकुलस आया था। x टेंड्स टू 2 मतलब x फेल्स टू रीच 2। टेंड्स का मतलब फेलियर होता है। तो चेहरा एकदम भी हो गया है। मामूली सी बात यार, खाली पूछ लेते स्कूल में ये, और उसका उत्तर में सोचना क्या करना है साइंटिस्ट ने। तो साइंटिस्ट ने x टेंड्स टू 2 का मतलब बोला था कि x इज नॉट इक्वल टू 2। टेंड्स टू मतलब फेल्स टू होता है।
इसको अभी हम लोग छोड़ देंगे, हमको तो मोहब्बत है साइंस मैथ से, लेकिन इसको हम लोग छोड़ देंगे। शायद मेरी सूचना आप तक पहुंच गई। क्या सूचना है? सीखने का पहला स्टेप क्या है? यह क्या है? यह क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है। अगला सवाल, अर्थव्यवस्था अभी तुम लोग हम लोग देखिए फ्रीक्वेंसी मैच पर आ रहे हैं। भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाएगी, मगर अर्थव्यवस्था ट्रिलियन से तो नहीं, सॉरी पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। अरे भैया, अर्थव्यवस्था आम लोगों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ा उससे आती है, इतना तो जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं फ्रांस से इंडिया का इकोनॉमी बढ़ गया। फ्रांस क्या है? तुम लोगों को पूछो यार, फ्रांस, अरे पहले गूगल करो, पहले फ्रांस क्या है। नहीं करते हैं तो अज्ञानता में रहते हैं, फिर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, फिर दुनिया भर का। अरे अपने तो मोटिवेशन यहां पर है। फ्रांस क्या है? खोजो गूगल में। 7 करोड़ की तो आबादी है। भारत की आबादी कितनी है? 70। अच्छा, उससे भी ज्यादा है क्या? 140। दूसरा भी पॉइंट आऊंगा उसका, मगर एग्जाम्पल पहले ले लिया कि अरे भैया, अगर फ्रांस का एक आदमी 10 लाख रुपया कमाता है, आर यू अलर्ट? अलर्ट हो ना। फ्रांस का एक आदमी साल में 10 लाख रुपया कमाता है और फ्रांस की आबादी 7 करोड़ है, तो कितना रुपया फ्रांस में आया? अलर्ट हो कि नहीं हो? एक आदमी 10 लाख कमाया, 7 करोड़ लोग हैं, कितना पैसा आया? यार थक गया क्या सब काम को? कितना आया? अरे और फिर तुम बोलोगे हमको मोटिवेशन का जरूरत है, गणित, शर्मा रहे हो क्या? 70 लाख करोड़, ठीक बोला, ऑफ कोर्स 70 लाख करोड़। भारत की आबादी 140 करोड़ है। फ्रांस का आदमी कितना कमाया था, याद है? फ्रांस का एक आदमी कितना कमाया था? इंडिया का एक आदमी 1 लाख कमाया, तो इंडिया के पास कितना पैसा आ गया? 140 लाख करोड़। दुगना हो गया। तो फ्रांस से दुगना हो गया, आदमी को कितना मिला? 10 गुना कम मिला। तो समझ लो मेरी बात। तो ट्रिलियन इकोनॉमी, अच्छा बाय द वे, यहां मैं पॉलिटिक्स बताने और वो बता भी नहीं रहा हूं, समझ में आ गया होगा। इसके पहले कुछ लोगों को समझ में आया। वो सवाल है ये, फ्रांस, तो फ्रांस क्या मतलब? फ्रांस मतलब कोई ज्योग्राफिकल नक्शा थोड़े होता, आदमी होता है। कितना आदमी है? तो पहला सूत्र है सीखने का, क्या है? ये क्या है? साइंस में तो बता दिया, आर्ट्स में क्या करेंगे बता, बल्कि तुम लोग को पूछना चाहिए था कि आप तो भाग जाइएगा आधा करके। तो साइंस में तो सोचना मना है, अभी तो क्लियर है। आर्ट्स में क्या है? आर्ट्स जरा मुश्किल है साइंस से पढ़ना। जो भी आर्ट्स पढ़ते हैं उनको मेरा नमस्कार, क्योंकि उसमें कुछ महीनियत, मुलायमियत बहुत सारी है, सटल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। इस दुर्भाग्यवश आर्ट्स में कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जिसकी परिभाषा आपको बनी बनाई, ठीक है? तो आर्ट्स में क्या करना है? बिल्कुल जब डिस्कशन हो रहा है बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में, वो बोलने वाले का बहुत बड़ा समुदाय हो सकता है, सुनने वाले का भी बहुत बड़ा समुदाय होता है। ये लोग भी, शंकराचार्य तर्क, पहले आपस में सहमति कर लेते हैं कि आज के बाद से, अभी के बाद से अगर ये शब्द का मैं इस्तेमाल करूंगा तो इसका यही मतलब होगा, इसके अलावे। तो आर्ट्स में ये करते हैं। वहां भी डेफिनेशन आ गया, लेकिन वहां का डेफिनेशन यूनिक नहीं है। साइंस का डेफिनेशन, ठीक है, होने दीजिए। तो साइंस हो चाहे आर्ट्स, तो पहला सवाल क्या पूछना है? ये साइंस आसान है, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। आर्ट्स में भी अगर नहीं दिया है तो अपने से आप बात कीजिए, किसी गुरुदेव से पूछिए, दोस्तों से पूछिए कि जब ये शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, इसका एक अविवादित अर्थ क्या भाई क्या है? फिर देखोगे तुम्हारा आर्ट्स पहले वाले से बहुत अच्छा होगा। शायद जो किताबें पढ़ते हो उससे अच्छा तुम इतिहास भूगोल जान जाओगे। अभी साबित करूंगा। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, सुना है? अभी अगर मेरे सच्चे स्टूडेंट हो, सुने, पहली बार सुने, राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। पहला सवाल, राम क्या है? ये आई लव दिस गाइस कहा गया सर, आई लव दिस गाइस। राम क्या है? तो परिभाषा है नहीं। तो बोलने वाले और सुनने वाले को पहले एक निर्धारित करना होगा, अभी के बाद से राम का जो अर्थ होगा तो यही होगा, इसके आगे कुछ नहीं। वैसे अयोध्या, अभी दिक्कत होगी, जल्दी से मेंटल इनर्शिया निकालो, तुरंत पहुंच जाओ। ये अयोध्या,
तो इसके बाद तो खैर यहाँ के लोग हमसे काफी जानकार है। राम एक और अर्थ है जो कि मन में रम जाए, शायद यही अर्थ है ना, एक यह भी अर्थ है ना, रमने वाला, अयोध्या अयोध्या जो मेरे ध्यान में है, यह भी एक अर्थ है। तो अगर इस दो अर्थों पर सुनने वाले और कहने वाले ने निश्चय कर लिया तो राम का अच्छा जन्म क्या है पूछेगा, कौन पूछेगा? जन्म क्या है? कुछ समझ रहे हो कि कहां हम लोग पहुंच जाएंगे सिर्फ ये सवाल पूछ करके कि जन्म क्या है, राम क्या है, अयोध्या क्या है? ये नहीं ट्रिगर हुआ। जन्म, ब्रह्मा के जो 7-10 पुत्र थे, प्रजापति शायद नाम था ना, अच्छा नहीं मालूम, चलो प्रजापति, उनको मानस पुत्र बोलते हैं। उनका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से, वो जन्म था कि नहीं था? वो भी तक जन्म था, मानस पुत्र, मस्त सोच करके उनका जन्म मिलता है। जन्म का तो वो भी अर्थ है। विचार का जन्म आपके मस्तिष्क में होता है कि नहीं होता है? उसका जन्म और बच्चे का जन्म दोनों बराबर ही है, बोलो तो नहीं है। तो बोलने वाले और सुनने वाले में कब एकात्म होता है? जब दोनों मिल करके परिभाषित कर देते, अभी से जन्म का अर्थ हम लोग सिर्फ इस रूप में लेंगे, उत्पन्न होना बोल सकते हैं, तो विचार का भी जन्म होता है। मगर मैं यहां ना राम पढ़ाने आया हूं ना अयोध्या, कुछ बात मेरी समझ में आ रही है कि एक सवाल थे कि जन्म क्या है, कहां कहां पहुंच सकते हो, कुछ समझ में आ रहा है? वो इंपॉर्टेंस है। ये क्या है डेफिनेशन? अभी से शुरू करेंगे, घर में जो भी पढ़ रहे होंगे, जो भी जाके घर में पढ़ेंगे, या शुरू करेंगे, हाँ कि ना? उसके बाद तुमको मेरे तो जरूरत ही नहीं है, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बेकार है। तुम अपने आप को मोटिवेट कर लोगे, जब तुम वो करोगे, आज अगर ट्रिगर हो गया और नहीं हुआ तो और अच्छा है, किसी और से पूछे, रात को सोए, ध्यान किए, जो ट्रिगर हुआ, उससे बड़ा सुख तुमको दुनिया में नहीं मिलने। तो जो कि शंकराचार्य का तो मैंने 4 और 3 सूत्र बता दिया, तो आप किताब पढ़ लीजिएगा। और मैं शंकराचार्य के बारे में बात करने का मुझे औकात भी नहीं है, अपनी बात तो करूंगा। तो सीखने का पहला सूत्र क्या है? लोग बोलते भी हैं कि लर्निंग इज डिफाइंड एज लर्निंग टू आस्क द राइट क्वेश्चन। ये मेरी परिभाषा नहीं है, मगर चलो, लर्निंग इज डिफाइंड एज लर्निंग टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। वो भी सीखना पड़ता है। अब तो समझ में आ रहा होगा, उतना आसानी से नहीं आता है, और उस पर राइट क्वेश्चन है। A fool can ask more question than the wise can answer। पढ़ा होगा, मूर्ख कितना सवाल पूछ सकता है कि बुद्धिमान उसका उत्तर नहीं दे पाएगा। तो सवाल की बात नहीं हुई थी, क्या बात हुई थी? राइट क्वेश्चन। वो भी अगर आप सीखना शुरू करेंगे, तुरंत नहीं आएगा, मैं जानता हूं, 1-2 महीने में लेकिन आना शुरू हो जाता है। तो लर्निंग की परिभाषा ही है लर्निंग टू आस्क द राइट क्वेश्चन। और राइट क्वेश्चन पूछा तभी तो मालूम पड़ गया। एक वाक्य ने कितना सिखा दिया होगा, राम के कितने अर्थ हैं, अयोध्या के कितने अर्थ हैं, जन्म का कितना अर्थ है, कितनी बातें समझ में आ जाएंगी। अकबर वॉज अ ग्रेट रूलर, अशोका वॉज अ ग्रेट क्या है भाई? और तब शायद आपको लगे कि अशोक उतने ग्रेट नहीं थे, वो आपका ज्ञान था। अगर आपको लग गया कि जो ग्रेटनेस की ये 15 परिभाषाएं हैं, उसमें अशोक सब में नहीं उतरते हैं, अकबर उसमें नहीं होते हैं, वो ज्ञान तुम्हारा होगा। किताब में तो लिखा है, ठीक है, लेकिन मुझे डाउट है। अरे जब तक डाउट नहीं हुआ तुम सीखे क्या यार? जब तक संदेह नहीं हुआ तो सीखना नहीं है, कूलीगिरी है। पूछो कूली पूछते नहीं हो यार, टाइम लगेगा, टाइम नहीं है आपके पास, जितना जल्दी शुरू कर दीजिए अच्छा है। कूली क्या है? जो दूसरे का माल्ट होता है, अपना क्या है उसका? जब कुली आपका सामान लेके जाता है तो बोलता है इसके अंदर क्या है। हम लोग भी तो कुली हैं, और मैंने बहुत सारे मर्सिडीज में टाई लगा के कुलियों को बैठते देखा है, कुछ अपना नहीं है। हम लोग कुली के सामान दूसरे का माल ढो रहे थे। जब आपने अकबर के बारे में, अशोक के बारे में पढ़ा, जब आप पूछेंगे ग्रेट क्या है और ग्रेटनेस की है 15, उसमें ऐसे का 13 हुआ ग्रेट बट नॉट वेरी ग्रेट। वो जिस दिन मन में आया वो तुम्हारा ज्ञान था। अभी हम लोग का कुली वाला ज्ञान चल रहा है, दूसरे का माल ढो रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो पहला है लर्निंग इज लर्निंग टू आस्क द राइट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ये क्या है, और जब तक वो हम लोग स्थापित नहीं करेंगे आगे मत बढ़ना।
कि जल्दी जल्दी इतना कोर्स पढ़ लिया, इतना एग्जाम में आ गया, वो खाली कुरीगिरी होगा। हो सकता है कि वो क्लर्क वाला एग्जाम पास कर जाओ, अच्छा एग्जाम नहीं पास करोगे। फिर सवाल, क्लर्क का एग्जाम हो यार, ऑफ कोर्स। अरे वही जनरल नॉलेज क्लर्क वाले एग्जाम में भी आता है, वही जनरल नॉलेज यूपीएससी में भी आता है। कभी पूछा है कि दोनों में क्या अंतर है? आज से पूछना शुरू करो। तो क्लर्क में भी वही आता है। क्लर्क में आपको इंफॉर्मेशन पूछते हैं, भारतवर्ष कब आजाद हुआ था, कोविड कहां से शुरू हुआ था, वो कुली भी उसका उत्तर दे देगा, जो कि कोचिंग क्लासेस में किताबों में लिखा रहता है जनरल नॉलेज में। यूपीएससी की ऐसी कोई परीक्षा आप दे रहे हैं जो कि इससे ऊपर है, तो आपका वो इंफॉर्मेशन टेस्ट नहीं करते हैं, आपका वो नॉलेज टेस्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन और तो पूछो, इंफॉर्मेशन क्या है, नॉलेज क्या है। एक लाइन से खत्म करता हूं। टीएस इलियट का नाम सुना है? टीएस इलियट नहीं सुना तो अभी सुन लो। अरे अभी सुन लो, नोबेल प्राइज मिला था, तो उनकी एक लाइन बहुत मशहूर है, वेयर इज द इंफॉर्मेशन वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, वेयर इज द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। फिर बाद में उन्होंने काटा, इजरा पाउंड ने काटा, तब लाइन उनकी थी, वेयर इज द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। सूचना में हमारा ज्ञान कहीं खो गया है। ये सूचना और ज्ञान का जब अंतर मालूम पड़ेगा, तो आप जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। एक बार आपको मालूम पड़ेगा तो सतह तो ऊपर करने में कोई दिक्कत ही नहीं। सो ये हम लोग आज का सेशन खत्म करेंगे। सीखने की क्या परिभाषा है? नहीं, सीखने का परिभाषा यह क्या नहीं बोले थे, क्या बोले थे? सही सवाल सीखना, सही सवाल पूछना, सीखना, वो सीखने की परिभाषा है। और सही सवाल क्या है? ठीक है, फिर ईश्वर की मर्जी होगी तो हम लोग बाद में मिलेंगे। दो लाइनें जो मेरी सबसे प्रिय लाइनें हैं, उससे मैं एंड कर रहा हूं। एक तो योग वशिष्ठ का है, युक्त युक्तम बचाओ ग्राह्यम बालादपि शुकादपि अयुक्त बपि न ग्राह्यम साक्षादपि बृहस्पति। इसका मतलब, जो सूचना आपको मिलती है वह तोते से मिले, बच्चे से मिले या बृहस्पति से मिलिए, अस्वीकार मत कीजिए आंख मूंद करके। तोता के बारे में बोला जाता है कि तो रट्टूमल है, लेकिन वो बात तो शायद ऐसी बोल सकता है जिसमें कोई दम हो। जो सूचना मिलती है उसको हम लोग आप कह रहे हैं अरुण भाई क्या बात करेगा, मैट्रिक में फेल कर गया था, हमको क्या भाषण देगा? अरे मैट्रिक में फेल कर गया था, सच है, लेकिन जो वो बात बोल रहा है, क्या उसको इसीलिए आप अस्वीकार कर देंगे क्योंकि वो बोल रहा है? जो भी सूचना मिलती है उसको आप आंख मूंद करके स्वीकार मत कीजिए, लेकिन उस सूचना को स्वीकार भी तभी करना है जब वो 4 स्तंभों पर आता है, तर्क, युक्ति, शास्त्र और अनुभव। और अंतिम में है, सेनेका ने कहा था, नो वन बिकेम वाइज बाय चांस। बुद्धिमान कोई ऐसी बन ही नहीं गया, नो पर्सन बिकेम वाइज बाय चांस। मौका से कोई विद्वान नहीं बनता है। शुरू करते हैं। हमने आज एक कोशिश की है, कम से कम एक शुरुआत की, सही सवाल पूछने का सामर्थ्य। और पहला सही सवाल क्या है? थैंक यू वेरी मच।